डेट आज 18 फरवरी 2023। ये सब टॉपिक डिस्कस करेंगे इस क्लास में। फर्स्ट टॉपिक है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म अंडर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जीएसटी। ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। जीएसटी के बारे में तो आप जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो थोड़ा डिस्कस करते हैं ब्रीफली। जीएसटी देखो 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था हमारे देश में, और इंडिया पहला कंट्री नहीं था जिसने जीएसटी लागू किया था। इससे पहले फ्रांस भी लागू कर चुका था जीएसटी को। तो ये गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है, जैसा इसके नाम में है, माल और वस्तु कर। हिंदी में बोलते हैं माल और वस्तु कर, यानी कि गुड्स और सर्विसेज पे टैक्स लगता है। और ये इनडायरेक्ट टैक्स होता है। इनडायरेक्ट टैक्स, अप्रत्यक्ष कर बोलते हैं हिंदी में। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में तो आप जानते होंगे क्या होते हैं। डायरेक्ट टैक्स हो गया देखो प्रत्यक्ष कर, जैसे इनकम टैक्स होता है। जैसे साल में अगर कोई 7 लाख रुपए से ज़्यादा इनकम कमाएगा 2023 के बजट के हिसाब से, तो 7 लाख से ज़्यादा इनकम पे टैक्स लगेगा, इनकम टैक्स। तो उसे बोलेंगे डायरेक्ट टैक्स है, क्योंकि जो भी मान लो आदमी कमा रहा है वो डायरेक्टली गवर्नमेंट को भरेगा टैक्स साल में। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? अप्रत्यक्ष कर। इसमें क्या है, डायरेक्टली पब्लिक गवर्नमेंट को पे नहीं करती, इसमें इनडायरेक्टली करती है। जैसे मान लो कोई पेन है, एक कंपनी पेन बनाती है, अब पेन को बेचा, अब इस पे टैक्स लगेगा, अब इस पे इनडायरेक्ट टैक्स लग रहा है। लेकिन कंपनी क्या है, जो गवर्नमेंट को टैक्स देगी इस पे, ये पब्लिक पे ट्रांसफ़र कर देगी। अगर मान लो पेन बन के तैयार हुआ 5 रुपये का, अब इस पे टैक्स लग रहा है 2 रुपये, तो कंपनी क्या करेगी, पेन 5 रुपये का बन के तैयार हुआ, लेकिन इसे ये बेचना चाहती थी 8 रुपये में, लेकिन 2 रुपये टैक्स लगा दिया गवर्नमेंट ने। तो अब ये 2 रुपये, यानी कि ये 8 रुपये का अगर बेच रही थी कंपनी, इसे 10 रुपये का कर देगी। यानी कि अब पब्लिक खरीदेगी जब, तो ये 10 रुपये का खरीदेगी। यानी कि टैक्स कौन भर रहा है? पब्लिक। लेकिन किसको दे रहा है? प्रोड्यूसर को। और ये कंपनी है जो प्रोड्यूसर उत्पादक है, ये गवर्नमेंट को दे देगी। तो इनडायरेक्टली लगाया जाता है एक तरह से, यानी कि इसे जो भी कंपनी होती है पब्लिक पे ट्रांसफ़र कर देती है, उसी को बोलते हैं जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, यानी कि इनडायरेक्ट टैक्स है ये भी एक। और डेस्टिनेशन बेस्ड है। डेस्टिनेशन बेस्ड, डेस्टिनेशन का मतलब तो समझते हो आप। जैसे मान लो कोई बस अगर दिल्ली टू मुंबई जा रही है, दिल्ली से मुंबई, तो दिल्ली हो गया सोर्स और मुंबई होगा डेस्टिनेशन, यानी कि अंतिम स्थान। तो डेस्टिनेशन बेस्ड क्यों बोलते हैं इसे? क्योंकि ये अंतिम पर्सन पे लगता है। मान लो प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर ने बनाया, अब ये सप्लायर को दिया, सप्लायर ने दिया प्रोड्यूसर को, प्रोड्यूसर ने दिया गवर्नमेंट को। तो सप्लायर है जो सप्लायर टैक्स देगा, लेकिन सप्लायर भी किस पे ट्रांसफर कर रहा? पब्लिक पे। इनडायरेक्टली पब्लिक ही पे कर रही है, लेकिन डायरेक्टली नहीं कर रही पब्लिक गवर्नमेंट को, इसलिए ये इनडायरेक्ट टैक्स हो गया और डेस्टिनेशन बेस्ड हो गया। तो जीएसटी कब लागू किया था ये समझ लिया हमने। और देखो जीएसटी को तय कौन करता है, रेट कौन तय करता है जीएसटी के लिए? जीएसटी काउंसिल है, गुड्स एंड सर्विसेज काउंसिल, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स काउंसिल है एक। इसके मेंबर कौन अपॉइंट करता है? देखो संविधान में जब जीएसटी लाया गया था तो जीएसटी काउंसिल बनाई गई थी, एक अमेंडमेंट लाके 101वां 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाया गया था ये। और इसे पास करने के बाद आर्टिकल 279A क्लाउज 1 जोड़ा गया, और इसके थ्रू ही ये जीएसटी काउंसिल बनाई जाती है। यानी कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होगी, संवैधानिक संस्था, संविधान से डायरेक्ट बनाई गई है। इसे विदिन 60 डेज, जब भी मान लो ये अमेंडमेंट लागू हो गया था, तो विदिन 60 डेज प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे जीएसटी काउंसिल। तो 60 दिन के अंदर, ये 60 दिन भी आपको याद रखने, जब भी ये अमेंडमेंट लागू हो गया था तो आर्टिकल 279A सब क्लाउज 1 के अंदर हमारे जो प्रेसिडेंट हैं यानी कि राष्ट्रपति, वो 60 दिन के अंदर अंदर जीएसटी काउंसिल को अपॉइंट करेंगे। और जीएसटी काउंसिल में मेंबर कौन होते हैं? इसके चेयरपर्सन होते हैं फाइनेंस मिनिस्टर, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है जो, वो फाइनेंस मिनिस्टर जो होते हैं, वित्त मंत्री, वो इसके चेयरमैन होते हैं। सारे स्टेट के जो फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं वो इसके मेंबर होते हैं। मिनिस्टर ऑफ स्टेट रेवेन्यू होते हैं, वो इसके मेंबर होते हैं। इसमें दोनों को, यानी कि वोटिंग करके इसमें डिसीजन लिया जाता है। सेंट्रल और स्टेट दोनों के मेंबर आते हैं, तो दोनों के पास इसमें पावर है। तो इस तरह से ये डिसीजन लेता है, रेट तय करता है जीएसटी काउंसिल कि किस गुड्स पे, किस सर्विस पे कितना टैक्स लगेगा, कितना जीएसटी लगेगा। इस जीएसटी के अंदर ही है रिवर्स
चार्ज मैकेनिज्म। तो अभी हमें इसको पढ़ना है, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। न्यूज में क्यों आया? स्क्रैप स्टील इंडस्ट्री है। ये स्टील इंडस्ट्री कैसी होती है? ये स्टील इंडस्ट्री ऐसी होती हैं, अगर जो कोई मान लो खराब हो गया स्टील, उसको दोबारा से रिसाइकल करती हैं, तो उन्हें बोलते हैं स्क्रैप स्टील इंडस्ट्री। स्क्रैप का मतलब डिस्ट्रॉय, बर्बाद हो गया, ख़त्म हो गया, नष्ट हो गया स्टील, यानी कि यूज हो गया। ऑलरेडी विंडो घर में लगी हुई थी स्टील की, उसको निकाल के दोबारा से स्टील इंडस्ट्री यूज कर रही है उससे स्टील बनाने में। तो स्क्रैप स्टील इंडस्ट्री ने कहा है, जीएसटी काउंसिल है, कि भाई साहब इन्होंने डिमांड की है कि स्टील स्क्रैप रिसाइकलिंग इंडस्ट्री है जो, इन्हें भी क्या है, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंदर लाया जाए। जैसे अभी ट्रांसपोर्ट सर्विस क्या है, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंदर है। तो ये मैकेनिज्म है क्या? देखो इसमें क्या है, जब भी जीएसटी के बारे में अभी हमने समझा, जीएसटी किस पे लगता है? जनरली लगेगा सप्लायर पे, लेकिन अगर सप्लायर पे लगने के बजाय अगर लगाया जाए रेसिपिएंट पे, रेसिपिएंट का मतलब प्राप्त करने वाला, जो ले रहा है कोई वस्तु, गुड्स या सर्विसेज ले रहा है, अगर उसी को जीएसटी देना पड़े, जैसे मान लो कोई सप्लायर ने गुड्स सर्विस सप्लाई कर रहा है, अभी तो ये जीएसटी पे करता है। अगर सप्लायर ना करने के बजाय जो गुड्स या सर्विसेज को ले रहा है रेसिपिएंट, यानी कि जैसे मान लो कोई टाइल है, घरों में जो टाइल लगती हैं, टाइल का सप्लायर है, इसने दिया दुकानदार को, अब दुकानदार ने बेचा किसी को, अब गुड्स और सर्विसेज जिसने रिसिप्ट की, यानी कि जो रेसिपिएंट है वो करे जीएसटी पे, ना कि कौन करे, सप्लायर। तो यही है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, यानी कि इसमें सप्लायर की बजाय जो रेसिपिएंट है वो जीएसटी पे करेगा, अगर स्टील, ये स्क्रैप स्टील इंडस्ट्री इस रिवर्स मैकेनिज्म के अंदर आ जाती है। तो यही है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। टिपिकली होता क्या है, क्योंकि जीएसटी में सप्लायर ही पे करते हैं टैक्स, जीएसटी जो पे करते हैं, लेकिन आरसीएम के अंदर, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंदर, जो गुड्स को रेसिपिएंट करता है, यानी कि रिसिप्ट करता है, वो रेसिपिएंट प्राप्त करने वाला टैक्स पे करता है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, टारगेट क्या है, लक्ष्य क्या होता है, क्यों इस रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म को लाया गया, क्यों लाई गवर्नमेंट इसे? इसलिए लेके आई, इसमें क्या है, जो वेरियस अनऑर्गेनाइज सेक्टर हैं, असंगठित क्षेत्र, वो जीएसटी के दायरे से बच जाते थे। अब उन्हीं को अंदर लाने की वजह से, क्योंकि अगर ये डायरेक्टली रिसिप्ट करते तो इन्हीं को जीएसटी भरनी पड़ेगी, तो इनको अंदर लाने के लिए टैक्स के अंदर ये रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लाया गया। दूसरा टारगेट इसका ये था कि कुछ स्पेसिफिक क्लास के सप्लायर हैं जो गुड्स और सर्विसेज से, यानी कि उनको एग्जेम्प्ट करना है, यानी कि ऐसे सप्लायर हैं जो मान लो ऐसी वस्तुएं सप्लाई करते हैं जिनको जीएसटी के दायरे में लाने से बचाना है, तो उनको एग्जेम्प्ट करने के लिए, बचाने के लिए सप्लायर को ये लाया गया रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। तीसरा टारगेट ये था कि देखो इसमें बहुत सारे सप्लायर ऐसे हैं जो इंडिया से आउटसाइड रहते हैं, इंडिया से बाहर। अब इंडिया से बाहर रहते तो उन पर जीएसटी तो लगाया नहीं जा सकता, लेकिन जो उन सप्लायर से गुड्स सर्विसेज इंपोर्ट करते हैं, हमारे इंडिया में रह के आयात करते हैं, खरीदते हैं, तो उन पे लगाया जाए ये रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, उनके जरिए जीएसटी लिया जाए उन इंपोर्ट करते हैं जो, उन इंपोर्टर से रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंदर, तो इसलिए लाया गया था। तो जो आरसीएम है इसके अंदर देखो एक और है स्टैंडर्ड की, इसके अंदर जो गुड्स होती हैं उन पे कोई भी इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम नहीं कर सकता। जो रेसिपिएंट है, मान लो जो गुड्स को रिसिप्ट कर रहा है, प्राप्त कर रहा है किसी वस्तु को, और वो आईटीसी इनपुट टैक्स क्रेडिट का फ़ायदा नहीं ले सकता। तो ये क्या है इनपुट टैक्स क्रेडिट, देखो ये भी जीएसटी के अंदर लाया गया था। इसमें होता क्या है, इसमें ये होता है, ये पढ़ सकते हो आप यहाँ पे। इसमें क्या है, मेनली जैसे एक कंपनी है, एक कंपनी ने पेन बनाया, पेन बनाने के लिए इसने मान लो इंक खरीदी, प्लास्टिक खरीदी, स्याही खरीदी और प्लास्टिक खरीदा, तब इसने पेन बनाया। लेकिन जब इंक खरीदी और प्लास्टिक खरीदी, इसकी खरीद पे भी तो टैक्स दिया होगा इसने, जब ये खरीदा, इंक खरीदा, प्लास्टिक, टैक्स दिया इस पे। तो इस पे जो टैक्स दिया, मान लो एक पेन बनाने में इंक और पेन प्लास्टिक जो खरीदी थी 3 रुपये की खरीदी, और इस पे 3 रुपये में 1 रुपये टैक्स था। अब इसने प्रोसेसिंग की, पेन बनाया, पेन बन के तैयार हो गया, यानी कि जब ये इंक और प्लास्टिक खरीदी थी 2 रुपये की कॉस्ट थी, 1 रुपये टैक्स भरा था इंक और प्लास्टिक खरीदने पे। अब इसने प्रोसेसिंग की और पेन बनाया, खर्चा टोटल आया 5 रुपये, यानी कि 2 + 1 + 2 5 रुपये।
अब ये मार्केट में बेचना चाहती है इसे प्रॉफिट में, मान लो 7 रुपये प्लस 2 रुपये और। तो अब क्या करेगी, जब 7 रुपये में बेचेगी तो इस पे फिर जीएसटी लगाएगी गवर्नमेंट, क्योंकि जीएसटी तो लगेगा। यानी कि इसने 7 रुपये रखी, फिर इस पर जीएसटी मान लो 3 रुपये लगा दिया, तो अब ये कॉस्ट कर देगी 10 रुपये। 10 रुपये यानी कि जीएसटी 3 रुपये लगाया, लेकिन इसने पहले भी तो इनपुट पे भी तो टैक्स दे दिया था 1 रुपये, इंक और प्लास्टिक खरीदने पे जो ये 1 रुपये दिया था। तो इनकम टैक्स या इनपुट टैक्स क्रेडिट, इनपुट टैक्स क्रेडिट के अंदर गवर्नमेंट क्या करती है, जो इनपुट पे टैक्स दिया है उसको वापस कर देती है उस कंपनी को। यानी कि जो 1 रुपया पहले इसने इंक और प्लास्टिक पे दिया था, इसको कंपनी को वापस कर देगी। तो इसे ही बोलते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो ये क्या है, जो आरसीएम है, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंदर कोई भी रेसिपिएंट इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं ले सकता, क्लेम नहीं कर सकता, यानी कि ये इसके दायरे में नहीं आता। तो ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट टॉपिक है लावणी। लावणी क्या है, ये एक डांस है, फोक आर्ट है महाराष्ट्र का। याद रखना है, मैच द फॉलोइंग में पूछा जा सकता है, एक बार पूछा भी है यूपीएससी ने, एक बार नहीं कई बार पूछा है। अगर पिछले 15 साल के क्वेश्चन पेपर उठा के देखोगे तो आप। अभी न्यूज में क्यों है, एक पार्टी है एनसीपी, ये महाराष्ट्र में मेन अपोजिशन पार्टी है अभी, नेशनल कांग्रेस पार्टी, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी। इसके लीडर ने कहा है कि इसके कुछ पार्टी के मेंबर हैं, वो लावणी के नाम पे बहुत सारे रौंची पब्लिक शो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। रौंची का मतलब होता है अश्लील, कामोत्तेजक, जो कामुकता फैलाते हैं, यानी कि जो सेक्सुअल स्टिमुलेशन करते हैं। तो लावणी में देखो सॉन्ग, गाने गाए जाते हैं, डांस किया जाता है, स्टेज पे परफॉर्मेंस किया जाता है। तो उसकी आड़ में ये रौंची पब्लिक शो कर रहे हैं, तो उनको रोकने के लिए कहा है एनसीपी लीडर ने, इसलिए ये न्यूज में आया। लेकिन लावणी में भी देखो बहुत सारे सेंसुअल कंपोनेंट होते हैं। सेंसुअल का मतलब यही होता है कामोत्तेजक, यानी कि जिसमें ऐसे मूवमेंट किए जाएं जिससे सेक्सुअल स्टिमुलेशन होता हो। इस पे भी लोग कई बार इसे असहमति प्रकट कर चुके हैं। फ्रॉन्ड अपॉन का मतलब क्या होता है, डिसएग्री करना। फ्रॉन अपॉन का मतलब डिसएग्री, असहमति प्रकट करना। तो इस पे भी लोग बाग कई बार डिसएग्री कर चुके हैं लावणी में जो सेंसुअल कंपोनेंट होते हैं। तो लावणी है क्या, थोड़ा डिटेल में जानते हैं। लावणी फोक आर्ट फॉर्म, इस तरह से देखो महिला परफॉर्म करती हैं इसे, वुमन। याद रखना है, मेल नहीं करते हैं इसमें। स्टेज पे कौन होती हैं, औरतें होती हैं, महिला होती हैं, फीमेल। इस तरह की अटायर पहनती हैं, वो साड़ी पहनती हैं और तब परफॉर्म करती हैं। लावणी जो वर्ड आया ये आया लावण्या से। लावण्य का मतलब होता है ब्यूटी, सुंदरता। जो लावणी एक ट्रेडिशनल फोक आर्ट है महाराष्ट्र का, जिसमें महिला डांसर 9 यार्ड लंबी साड़ी पहनती हैं, इंग्लिश में साड़ी बोला जाता है इसको। ब्राइट कलर की साड़ी होती है, मेकअप करती हैं और घुंघरू पहनती हैं, और स्टेज पे ढोलक की बीट पे परफॉर्म करती हैं, ढोलक बजाई जाती है और लाइव परफॉर्मेंस करती हैं। सामने ऑडियंस बैठी होती है इसमें। अगर नहीं देखा है तो आपने लावणी यूट्यूब पे डालोगे लावणी सॉन्ग, तो आपको आ जाएंगे महाराष्ट्र के जो लावणी सॉन्ग है, उसमें देख सकते हो कैसे परफॉर्म किया जाता है। ये एक इंडिजिनस आर्ट है, यानी कि वहीं की मूल आर्ट है महाराष्ट्र की, और ऐसा नहीं है ये अभी परफॉर्म की जा रही है। ये महाराष्ट्र में 18th सेंचुरी से, पेशवा के टाइम से ही परफॉर्म की जा रही है। और इसमें बहुत सारे सब जीनर भी हैं इसके, यानी कि सब पार्ट, जैसे इसी के पार्ट हैं लावणी के। मोस्ट पॉपुलर हैं उनमें श्रृंगारिक, इसका मतलब है इरोटिक। इरोटिक का मतलब भी यही होता है कामोत्तेजक। तो श्रृंगारिक काइंड है। इसमें क्या होता है, कुछ ऐसे लिरिक्स गाए जाते हैं जो टीजिंग करते हैं, छेड़ते हैं एक वुमन को डांस करते हुए, और सेंसुअल डांस स्टेप होते हैं इसमें, डेलिकेट गेस्चर होते हैं, जिनका मतलब ये होता है कि वो इरोटिक मीनिंग कन्वे करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है कर्व फेक ई कॉमर्स रिव्यूज़। ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, और देखो लावणी प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है और जीएस पेपर 1 आर्ट एंड कल्चर के लिए। ये ई कॉमर्स जानते हो आप क्या होता है, ई कॉमर्स कंपनी जैसे अमेजन, फ्लिपकार्ट, ये क्या करती है, ये देखो इनके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होते हैं जिनके जरिए ये सामान वगैरह वस्तुएं बेचती हैं, उन्हें बोलते हैं ई कॉमर्स कंपनी। बहुत सारी ई कॉमर्स कंपनी ऐसी होती हैं, वो क्या करती हैं, फेक रिव्यू तैयार करती हैं। फेक का मतलब होता है नकली। कभी आप अमेजन, फ्लिपकार्ट या
किसी और प्लेटफॉर्म से कोई वस्तु खरीदते हो, कोई भी गुड्स खरीदते हो, मान लो कोई कपड़े खरीद रहे हो, तो बहुत बार आपने देखा होगा कि आप रिव्यू देखते हो पहले उसका, कैसा रिव्यू, कितने स्टार मिले हुए हैं, 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार। जिसको ज़्यादा स्टार मिले होते हैं, ज़्यादा लोगों के कमेंट आ रहे होते हैं, कमेंट पढ़ने के बाद आप उसको खरीदते हो सामान को, हाँ ये अच्छा है, लोगों ने अच्छे कमेंट किए हैं, और रिव्यू देखते हो। बहुत बार आप यूट्यूब पे भी क्या करते हो कि वीडियो देखते हो कितने सारे लोगों ने देखा हुआ है, अगर ज़्यादा लोगों ने देखा हुआ है यानी कि ये बहुत ही अच्छा वीडियो है, अच्छा टीचर है, इसको देखना चाहिए। अच्छा किसी पे भी देख रहे हो, मान लो किसी अदर सब्जेक्ट पे आप वीडियो देख रहे हो, ब्यूटी पे या न्यूज पे या किसी और पे, तो व्यू देख के आप कई बार ये अंदाज़ा लगाते हो कि हाँ बहुत सारे लोगों ने देखा हुआ है, लाखों करोड़ों लोगों ने, तो अच्छा ही होगा, ऐसा लोगों में जाता है, ऐसा माइंडसेट उनका हो जाता है। लेकिन क्या होता है, जो ई कॉमर्स कंपनी होती है ना, ये फेक रिव्यू, नकली रिव्यू तैयार करती हैं। ये क्या करती हैं, बहुत सारे कस्टमर तैयार करती हैं और उन पे कमेंट कराती हैं, उससे फेक आईडी से फेक आईडी बनवाती हैं, कमेंट कराती हैं उनसे, मान लो 1000, 2000, लाख बंदों से कमेंट करा दिया, रिव्यू तैयार करा दिया और स्टार दिवा दिए, यानी कि 4, 4.5 स्टार करा दिए। लोगों को ऐसा भी ना लगे, 5 स्टार भी नहीं दिलाती सारे सबको, वरना फेक लगेगा। तो ऐसा करते हैं कि 4 या 4.5 स्टार हो, तो 5 में से 4 स्टार मिल रहे हैं, यानी कि वो प्रोडक्ट अच्छा माना जाता है। तो इस तरह से फेक रिव्यू तैयार करती हैं ये कंपनियां। तो इन कंपनियों को रोकने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ये एक स्कीम लेके आई। इसमें ये एक स्टैंडर्ड तैयार किया, ये है कन्फॉर्मिटी असेसमेंट स्कीम के अंदर IS इंडियन स्टैंडर्ड 19,000 और ये आपका रेसो 2022। ये रेसो है ना, आपको ये रेसो आपको याद रखना, स्टैंडर्ड बोल सकते हो, मानक बोल सकते हो। जैसे आपने देखा होगा कोई प्रोडक्ट खरीदते हो तो ये BIS का मार्क होता है, उस पर BIS का मार्क या जो आपका स्टैंडर्ड होता है, कोई भी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड है BIS, ये मार्क्स देती है, मतलब स्टैंडर्ड देती है कि किसकी प्रोडक्ट की क्वालिटी किस तरह की है, तो उसका स्टैंडर्ड होता है एक। जैसे पानी की बोतल खरीदेगो, कोई भी पानी की बोतल खरीदता है कोई, अब वो पानी की बोतल खरीदेगा तो उस पर एक स्टैंडर्ड लिखा होगा इस तरह का, जैसे ये IS 19,000 रेसो 2022 है, इस तरह का रेसो होता है जो किसी भी प्रोडक्ट पे लिखा होता है, वो बताता है कि हाँ इसको स्टैंडर्ड दिया हुआ है BIS ने, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ने, यानी कि इसकी एक क्वालिटी है, इसे खरीद सकता है कोई भी कंज्यूमर। तो इसी तरह से ये स्टैंडर्ड तैयार किया है इन ई कॉमर्स कंपनी के लिए, यानी कि जिस ई कॉमर्स कंपनी के पास ये स्टैंडर्ड है, यानी कि वो फेक रिव्यू नहीं है, फेक रिव्यू को कर्ब करने के लिए, रोकने के लिए ये लाया गया IS 19,000 2022। ठीक है, अब ये देखो यहाँ शायद आज महाशिवरात्रि है, मंदिर पे सॉन्ग चल रहे हैं, तो आपको थोड़ी वॉइस आएगी, यानी कि आवाज़ आएगी, तो मैं जल्दी ख़त्म करने की कोशिश करता हूँ, वैसे टॉपिक कम ही आज। तो ये IS 9000 2022 ये स्टैंडर्ड आपको याद रखना किस लिए, ई कॉमर्स कंपनी के फेक रिव्यू को रोकने के लिए, बस इतना याद रखना आपको, जो मिसलीडिंग करते हैं ऐसी पब्लिकेशन को रोकने के लिए। किसने दिया, ये पब्लिश कौन करता है इसको, IS 19,000 2022, ये ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, और ये किसके अंदर काम करता है, वही मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, जो मिनिस्ट्री है उसके अंदर, डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर है उसके अंदर ये काम करता है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। कब बनाया गया था, 1986 में एक एक्ट पास करके बनाया गया था, फिर दोबारा से 2016 में एक एक्ट पास किया अमेंडमेंट करके इसमें, तो BIS को 2016 के एक्ट से बनाया गया फिर। तो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, सांविधिक संस्था है, इतना याद रखना है। मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर के अंदर आती है, डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर के अंदर है, तो ये मानक तैयार करती है इसका, तो इतना याद रखना है। और देखो ये स्टैंडर्ड अभी इनिशियली वॉलंटरी है, यानी कि अपनी मर्जी से कोई कंपनी चाहे तो इसको स्टैंडर्ड को लगा सकती है, वरना नहीं भी अपना सकती है, अडॉप्ट कर सकती है, तो वॉलंटरी है इनिशियली, शुरुआत में, ये याद रखना है, मैंडेटरी नहीं है इनिशियली, यानी कि कंपलसरी नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक है मैरीन स्पेशल प्लानिंग फ्रेमवर्क, ये प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है और मेंस के लिए GS पेपर 3 के लिए। जैसा इसके नाम में है मैरीन स्पेशल प्लानिंग, मैरीन का मतलब ओशन से रिलेटेड, समुद्र से रिलेटेड कुछ बात हो रही है, स्पेशल का मतलब होता है रीजन, क्षेत्र, प्लानिंग का मतलब आप जानते हो। तो ये एक फ्रेमवर्क है जो अभी पुदुचेरी ने फर्स्ट टाइम हमारी कंट्री में लॉन्च किया है, किस लिए, ताकि ओशियन रिसोर्सेज का, यानी कि समुद्र में जो संसाधन उनका सस्टेनेबल तरीके से मैनेजमेंट किया जा सके। ये देखो एक इंडो नॉर्वे का, यानी कि इंडिया और नॉर्वे का एक इंटीग्रेटेड ओशियन इनिशिएटिव
एक साइन हुआ था एग्रीमेंट इंडिया और नॉर्वे के बीच में। नॉर्वे कहाँ पे, ये यूरोप देख रहे हो आप, यूरोप में यहाँ है नॉर्वे। इंडिया और नॉर्वे का साइन हुआ था इंटीग्रेटेड ओशन इनिशिएटिव, इसमें ओशन को सस्टेनेबल तरीके से मैनेज करने के लिए साइन हुआ था। तो इसी के अंदर ये चलाया पुदुचेरी ने, क्योंकि यहाँ पे 2019 में इस इनिशिएटिव के अंदर पुदुचेरी और लक्षद्वीप दो को पायलट बेसिस पे चुना था, कि दो रीजन को चुना था पायलट बेसिस पे। पायलट बेसिस का मतलब क्या होता है कि पूरे ऑल इंडिया लेवल पे किसी स्कीम को लागू करने से पहले छोटे क्षेत्र पे लागू करके देखते हैं, अगर वो सही से लागू होती है, इंप्लीमेंट होती है, तो फिर पूरे ऑल इंडिया लेवल पे लागू कर देंगे। तो ये पायलट बेसिस पे पुदुचेरी और लक्षद्वीप चुना गया था 2019 में इस इनिशिएटिव के अंदर। मैरिन, जो ये मैरिन वाला प्लानिंग है, तो इसके अंदर, तो इसी के अंदर मैरिन स्पेशल प्लानिंग फ्रेमवर्क के अंदर पुदुचेरी ने पहली बार ये लागू किया है। तो क्या है मैरिन स्पेशल प्लानिंग फ्रेमवर्क, पूरा डिटेल से जानते हैं। ये प्लान ये है कि कोस्टल एरियाज के पास, जो इंडिया के कोस्टल एरियाज हैं, ये तट, समुद्र तट, इनके पास जो भी इकोलॉजी है यहाँ पे, या इकोनॉमिक सोशल यहाँ पे एक्टिविटी होती हैं, उनको सस्टेनेबल तरीके से करा जाए। जो मैरिन रिसोर्सेज हैं उनका यूटिलाइजेशन सस्टेनेबल तरीके से हो, यानी कि जो ह्यूमन एक्टिविटी जो होती है उनको रोका जाए अगर कोई ओशन को नुकसान पहुंचा रहा है, समुद्र को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। तो इसमें देखो यूनेस्को का एक इंटर गवर्नमेंटल ओशनोग्राफिक कमीशन है, ये गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है एमएसपी के लिए, जो एमएसपी के लिए कैसा इकोसिस्टम होना चाहिए। तो इसका सिग्निफिकेंस क्या हुआ, इंपॉर्टेंस एमएसपी का, इसका सिग्निफिकेंस यही है कि ऐसी इकोनॉमी हो, ओशन बेस्ड इकोनॉमी, के ब्लू इकोनॉमी जब हम इमरजेंस हो, ब्लू इकोनॉमी का मतलब है ओशन रिलेटेड इकोनॉमी, यानी कि ओशन में जितनी भी एक्टिविटी होती हैं, या मछली उत्पादन होता है, या कोई घास वगैरह उगाई जाती है, कोई फूड प्रोडक्ट उगाया जाता है जो मेडिसिन के लिए यूज होता है या खाने के लिए यूज होता है, तो ये सब ब्लू इकोनॉमी में आते हैं। तो ब्लू इकोनॉमी का सस्टेनेबल तरीके से यूज किया जाए, रिसोर्सेज का, ओशन रिसोर्सेज का मैनेजमेंट किया जाए सस्टेनेबली। ब्राउन इकोनॉमी का यूज ना किया जाए। ब्राउन इकोनॉमी क्या होती है, ब्राउन इकोनॉमी ये हो गई कि अगर मान लो रिसोर्सेज का आप मतलब इकोनॉमिक डेवलपमेंट इस तरह का करो कि जिसकी वजह से इन्वायरमेंट को नुकसान हो, उसे बोलते हैं ब्राउन इकोनॉमी। जैसे मान लो फॉसिल फ्यूल का यूज हो, कोल का यूज हो रहा है बिजली बनाने में, तो ये क्या है, ब्राउन इकोनॉमी है, क्योंकि इसकी वजह से इन्वायरमेंट को नुकसान हो रहा है, लेकिन इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ इन्वायरमेंटली डिस्ट्रक्शन, यानी कि इन्वायरमेंट का, पर्यावरण का नुकसान हो रहा है, उसकी वजह से इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है, तो उसे बोलते हैं ब्राउन इकोनॉमी। देखो यही टॉपिक थे आज के, वैसे डिस्टर्बेंस यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही हो रहा है आज।